हेलो नर्सेस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे यूके का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से सारा स्टार्ट होता है। और जो आजकल जैसे बहुत सारे नर्सेज हैं वो यूएस का प्रोसेस भी कर रहे हैं। मेरी लास्ट वीडियो जो थी वो यूएस के प्रोसेस में थी, ठीक है। और बहुत अच्छा रिस्पांस आया, ख़ासतौर पे इंडिया से, और इसके अलावा बांग्लादेश से, और इवन नेपाल और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ से मुझे बहुत कॉल्स भी आई, मैसेजेस भी आए, क्योंकि मेरा नंबर जो है वो ऑन था। तो मैंने बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया सबको। आने वाले टाइम में मैं सोच रहा हूँ कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया जाए जिसके अंदर अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो हम वो साथ साथ दूर करें। अगर वो बहुत सारे लोग एक साथ होंगे तो फिर मैं एक वीडियो डेडिकेटेड बना लूँगा। अच्छा, आज हम रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। यूके की जो प्रोसेस होता है वो कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमारे पास होता है एनएमसी की रजिस्ट्रेशन। एनएमसी जो कि यूके का हेल्थ केयर सिस्टम है, उसके अंडर जो है ना सारे हॉस्पिटल्स आते हैं। तो उसके अंदर हम एनएमसी की रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। उसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट होता है उसके अंदर हम पासपोर्ट जो है अपना अपलोड करते हैं, अपनी सारी डिटेल्स डालते हैं, नर्सिंग की डिग्रीज़ डालते हैं, ठीक है। और उसमें 32-35 पाउंड जो है ना उसकी फ़ीस है। अभी मुझे नहीं पता, जब मैंने रजिस्ट्रेशन की थी उस वक्त ये चल रही थी, लेकिन अभी जो है जो रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है अब वो उस वक्त 30 टू मोर देन 40 तक चली गई होगी। और उसके बाद आपको एनएमसी की तरफ से एक ईमेल आता है जिसके अंदर वो आपसे रजिस्ट्रेशन मांगते हैं, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से वेरिफिकेशन मांगते हैं, इंटरनेशनल वेरिफिकेशन। वो फिर आप उनको सेंड करते हैं, जो कि आपको पता है इंटरनेशनल वेरिफिकेशन 10,000 फ़ीस है पाकिस्तान में हमारे पास। तो हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन उनके एनएमसी पे भेजते हैं, ठीक है। फिर हमें वहाँ से एक कंफर्मेशन ईमेल आती है, जस्ट लाइक अ गो हेड फॉर सीबीटी एप्लीकेशन होती है, कि जिसमें आप जब आपको ईमेल आ जाती है उनको ईमेल मिल जाता है कि कंफर्मेशन हो गई, आपकी इंटरनेशनल वेरिफिकेशन हो गई। उसके बाद आप सीबीटी दे सकते हो। सीबीटी के लिए फिर आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें पियर्सन व्यू है, जो एनक्लेक्स के लिए भी हम जो पियर्सन व्यू जो इंस्टीट्यूट है वो आपका टेस्ट जो है कंडक्ट करते हैं, ठीक है। आप टेस्ट जो है वो बुक करते हो, ठीक है। सीबीटी का रिज़ल्ट जैसे ही आप सीबीटी देते हो, सीबीटी बहुत ही इजी जो है एग्ज़ाम है, ठीक है। और जैसे ही आप एज सुन एज जैसे ही आप वहाँ से निकलते हो आपको फ़ौरन रिज़ल्ट जो है उसका मिल जाता है, जिसके अंदर 2 मॉड्यूल्स होते हैं। एक होता है थ्योरी का जिसमें 70% आपको परफॉर्म करना होता है, 100 में से 70% आपका करेक्ट आंसर्स होने चाहिए। और दूसरा होता है मैथमेटिक्स जिसमें 15 क्वेश्चन होते हैं, वो आपको 15 के 15 ही करेक्ट करने पड़ते हैं। अगर आपका एक क्वेश्चन भी गलत होगा तो फिर वो आप जो है वो अब आपका कंसीडर होगा कि फेल है। अबाउट सीबीटी डेटा, इसमें डेटा प्रोटेक्शन, मेंटल कैपेसिटी और यूके के जितने लॉज हैं उसके अंदर उसके ऊपर सारा जो है एग्ज़ाम होता है, जिसको आप पहले से पढ़ के जाते हो। और बहुत ही कॉमन सेंस के जो हैं वो क्वेश्चंस होते हैं। तो उस तरह से ये सारी जो एग्ज़ाम होता है। एकेडमिक, इसके अलावा आपको चाहिए होता है एकेडमिक आइल्स, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, टेस्टिंग सिस्टम, जिसमें 6.5 आपको राइटिंग में चाहिए होते हैं, ठीक है। और 7 ऑल आपको बाकी 3 मॉड्यूल्स के अंदर चाहिए। तो ओवरऑल आपके 7 आपको जो है ना चाहिए होता है। इसके साथ आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, पुलिस का, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और क्लैरिफिकेशन फ्रॉम डॉक्टर। अच्छा, इसके बारे में मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा कि इसमें किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं होती है आपको। एक नॉर्मल पीजी डॉक्टर जो आपके साथ काम कर रहा होता है, हाउस ऑफिसर भी आपके जो है रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और इसमें उस डॉक्टर को एक फॉर्म फिल करना होता है जिसमें उससे पूछा जाता है कि ये नर्स जो है जिसकी आप वेरिफिकेशन कर रहे हो क्या वो सिक है या वो ओके है, अगर वो कैपेबल है काम करने के, ठीक है। उसके बाद आपकी उस फॉर्म के अंदर ही उस डॉक्टर का ईमेल एड्रेस मांगते हैं, जिसमें आप ईमेल एड्रेस डालते हो, उससे वो कांटेक्ट करते हैं, वो डॉक्टर फॉर्म फिल करता है। और डॉक्टर का जो पीएमडीसी नंबर है, जो उनकी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जैसे हमारे पास पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, इस तरह से डॉक्टर्स का पीएमडीसी नंबर, वो अपना पीएमडीसी नंबर ऐड करते हैं। उसके बाद आता है सेकंड फ़ेज़। सेकंड फ़ेज़ के अंदर फिर आपको 30 पाउंड्स दोबारा से देने होते हैं। आपकी आइल्स जो आपने जमा करा देते हो, पुलिस क्लियरेंस जमा करा देते हो, सब चीज़ें उनकी वेरिफिकेशन होती है। और वेरिफिकेशन के बाद आपको डिसीजन लेटर मिल जाता है।
डिसीजन लेटर ही आपका सब कुछ होता है। वो आपका एक तरह से इन्विटेशन होता है ऑस्की के लिए। ऑस्की जो होता है वो आपका यहाँ नहीं होता, वो आपका यूके में जाके होता है। यूके में आप जाते हो और वहाँ पर आप फिर ऑस्की जो आपकी एम्प्लॉयर है वही आपको ऑस्की की जो है ना पेमेंट करता है और फिर आप उसको इंस्टॉलमेंट्स में पे कर देते हो। जिस तरह से सीबीटी होता है इसको हम टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी 1 बोलते हैं और टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी 2 जो होता है वो हमारा ऑस्की होता है। अच्छा, और ये जब आपको डिसीजन लेटर मिलता है तो उसके 6 मंथ्स के अंदर आपको ऑस्की देना होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप किसी यूके एम्प्लॉयर्स के साथ या किसी एजेंसी के साथ हो, सबसे पहले आप आइल्स करते हो क्योंकि सीबीटी इजी होता है और ऑस्की जो है आपने यूके में जाके देना होता है। तो सबसे पहले जो मुश्किल होता है वो आइल्स होता है। तो सबसे पहले आपको उसको अटैम्प्ट देने पड़ते हैं क्योंकि आपको 7 ऑल चाहिए, इसलिए आपको एक अटैम्प्ट में कभी नहीं होता, कभी आपको 2 से 3 4 अटैम्प्ट भी करने पड़ते हैं। तो और दूसरा ये है कि जो हमारा आइल्स है वो हमारा 2 इयर्स तक वैलिड होता है। एकेडमिक आइल्स 6.5 राइटिंग में, 7 ऑल आपको दूसरे मॉड्यूल्स में चाहिए होता है। तो आप सबसे पहले आइल्स करके पहले से ही रख लेते हो, लेकिन आप ये जो आपसे आइल्स मांगता है वो बाद में मांगता है, लेकिन आप पहले ही कर लेते हो। उसकी वजह ये है क्योंकि आपको 6 मंथ्स के अंदर बाकी चीज़ें सारी कवर करनी है, इसलिए आप आइल्स पहले कर लेते हो। अगर आपका आइल्स में स्कोर कम आता है तो आप उसको 2 या 3 अटैम्प्ट में क्लियर करके फिर आगे बाकी प्रोसेस करते हो। ऑस्की के अंदर 3 अटैम्प्ट्स होते हैं हमारे। ऑस्की का जो एग्ज़ाम है उसमें 3 अटैम्प्ट्स आपको अलाउ होते हैं। 3 अटैम्प्ट्स के बाद अगर आप क्लियर नहीं करते तो आपको घर भिजवा देते हैं और आप फिर दोबारा से जो अप्लाई करें या दोबारा से सारी चीज़ें करें। और अगर आप ये सारा प्रोसेस कर लेते हैं जिसमें आप सीबीटी दे दो, आइल्स दे दो, और अगर आप ऑस्की नहीं दे पाए विदिन 6 मंथ तो आपको सारी 1 to ऑल चीज़ें करनी पड़ती दोबारा से। रजिस्ट्रेशन, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और जितनी भी चीज़ें। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि आप आइल्स पहले कर लो और अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट में, ताकि वो आपको विदिन 6 मंथ्स यहाँ से मूव करे और वहाँ पे फिर आप ऑस्की दे दो। ऑस्की के अंदर 10 मॉड्यूल्स होते हैं टोटल। 900 पाउंड्स का पूरा एग्ज़ाम होता है जिसकी फ़ीस होती है 900 पाउंड्स, ठीक है। इसमें ये होता है कि अगर आप 9 मॉड्यूल्स में से 1 से लेके 7 तक जो मॉड्यूल्स हैं, मतलब उसमें 1-2 मॉड्यूल्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 तक अगर आप फेल हो टोटल 10 मॉड्यूल्स में से 1 से लेकर 7 मॉड्यूल्स में अगर फेल हो तो आपको फ़ीस जो देनी है दोबारा से वो 394 पाउंड्स देनी है। और अगर आप मोर देन जो है 8 मॉड्यूल्स में फ़ेल हो तो फिर आपको सारी फ़ीस दोबारा से देनी है जो कि 900 पाउंड्स है। तो वैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, ज़्यादा कोई 2 मॉड्यूल्स में फ़ेल होता है या 1 में या 3 में, इस तरह से वो उसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं और दोबारा से आप फ़ीस जो है वो पे करके दोबारा से मॉड्यूल देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप मॉड्यूल में फ़ेल हो और उसमें एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन था कि आपने इस पेशेंट को पेंसिलिन से एलर्जी है और आपने वो पेंसिलिन दे दिया तो आप फ़ेल हो गया, और जब आपका सेकेंड टाइम होगा तो कॉमन सेंस उसमें टेस्ट इतना इजी होता है कि वो दोबारा से उसमें यही पूछा जाता है। फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन होता है कि दोबारा से वही क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से ये टेस्ट इतना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। सेकेंडली इसमें कुछ एजेंसीज़ भी हमारी जो है ना हेल्प करती हैं। एजेंसीज़ जो है वो हमारी रिक्रूटमेंट करती हैं, जिसके अंदर मेलिंडा मूवमेंट एसोसिएशन, MMA, जिसके पास तो एक चेक लिस्ट है कि आपने क्या क्या पहले करना है, ठीक है। दूसरा, एजेंसीज़ के अंदर हमें इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एजेंसीज़ की क्योंकि इस एजेंसीज़ के अंदर प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो पुअर कंट्रीज़ हैं, अकॉर्डिंग टू WHO, जो हमारी पुअर कंट्रीज़ है जिसमें 46 कंट्रीज़ आती हैं, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, युगांडा, नेपाल, ये सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। वो उसमें WHO ये कहता है कि ये पुअर कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर नर्सिस की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर आप हाई इंटेंसिव दे के इन नर्सिस को हायर नहीं कर सकते कि आप वो UK में जाएं। दूसरी, जैसे कि इंडिया है और फ़िलिपीन है, ये पुअर कंट्रीज़ में नहीं आती। तो यहाँ पर इन कंट्रीज़ के नर्सिस को फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर एक्टिव रिक्रूटमेंट होती है। कंपनीज़ वहाँ पर जाती हैं, होटल्स में जाके रुकती हैं, नर्सिस के इवेंट्स करवाती हैं, वहाँ पर फिर उनको सारी जो है ना जितनी भी सहूलतें हैं वो सारी इनको बताई जाती हैं।
कि हम आपको ये फैसिलिटीज़ सारी देंगे, आपकी फैमिली वीज़ा होगा, सारी चीज़ें होंगी और उनकी रिक्रूटमेंट बहुत इजी होती है। तो यूके जो है वो बहुत एथिकली चीज़ों को देख रहा होता है। तो यूके में इसलिए WHO के सारे रूल्स फॉलो करता है, इसलिए वो जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको एक्टिवली रिक्रूट नहीं करता। जैसे कि इंडिया और फिलीपींस हैं, यहाँ ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ से एक्टिवली रिक्रूटमेंट होती है, मतलब वहाँ पर एजेंसीज़ खुद जाती हैं, विज़िट करती हैं, इवेंट्स अरेंज करती हैं और फिर वहाँ से रिक्रूटमेंट होती है। इस तरह से पाकिस्तान या दूसरी कंट्री जो पुअर कंट्रीज़ में आती हैं और रेड लिस्ट के अंदर भी वो कंट्रीज़ आती हैं, उन वहाँ से एक्टिवली रिक्रूटमेंट नहीं होती, वहाँ पर पैसिवली रिक्रूटमेंट होती है। तो दूसरा एजेंसीज़ की मैं जो नुकसान की बात करूँगा कि एजेंसी से जब आप जाते हो, एजेंसी के थ्रू जाते हो, जब आपकी रिक्रूटमेंट होती है सारी, आपको वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताते हैं। आप आइल्स कर लें, आइल्स के बाद CBT कर लें, फिर ये कर लें, उसके बाद वो एम्प्लॉयर, उसमें वो आप पे पैसे खर्चती हैं, आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। लेकिन जब आप वहाँ पर जाते हो, जो आपका पूरा पीरियड होता है, जो आपकी उनके साथ जो एग्रीमेंट होता है 2 ईयर्स का, उसके अंदर वो आप पे अगर आप उस 2 ईयर्स से पहले अगर आप उस एजेंसी को छोड़ना चाहते हो और वहाँ से लीव करके दूसरी एजेंसी में जाना चाहते हो, दूसरे हॉस्पिटल में जाना चाहते हो, शिफ्ट होना चाहते हो, तो आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे कुछ मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि 3000 पाउंड्स जो है ना वो उनको ये कम है, ठीक है, ये 3000। कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जहाँ पर आपको मजबूरन उनके साथ जो है एग्रीमेंट पूरा करना पड़ता है, जैसे कि जिसमें वो कहते हैं कि 15,000 पाउंड्स भी आपको पे करने पड़ते हैं और फिर आप उनको जो है ना लीव कर सकते हो और दूसरी जॉब जा सकते हो। क्योंकि बहुत सारी वो एजेंसीज़ जो होती हैं, ये अब एजेंसीज़ को क्या फ़ायदा, वो NHS से भी पैसे जो है लेती हैं, उनको फ़ायदा होता है क्योंकि वो उनको रिक्रूट करके देते हैं और हमारे से भी वो पैसे लेते हैं। जब हम जॉब करते हैं तो हमारी सैलरी से कटिंग होती है। इस तरह से अगर आप डायरेक्टली NHS की वेबसाइट पे जाके जॉब अप्लाई करते हैं या अपना प्रोसेस खुद करते हैं तो आप फिर किसी के अंडर नहीं होते और आपको इस तरह के हैवी अमाउंट्स भरने नहीं पड़ते। डायरेक्टली NHS की जॉब्स भी होती हैं, डायरेक्ट आप NHS जॉब सर्च करेंगे तो उसमें भी आप डायरेक्ट हॉस्पिटल्स में भी हायर हो सकते हैं। आप आइल्स करें और अपने सारे NMC की रजिस्ट्रेशन, अपनी सारी जो डिटेल्स हैं वो आप जब आप डालते जाएंगे, आपके स्टेप्स आगे चलते जाएंगे तो आप डायरेक्टली NHS जॉब्स में अप्लाई करेंगे। NHS जॉब्स में अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि इसमें जो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जब उन्होंने आइल्स क्लियर किया, सारी चीज़ें उनकी क्लियर थी, CBT उनका क्लियर था, तो इसके अंदर ये होता है कि आपने नंबर ऑफ़ जॉब्स अप्लाई करनी है। मिसाल के तौर पे आपने 100 जॉब्स अप्लाई की तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि मुझे 3 या 4 का आंसर आएगा और मेरा इंटरव्यू होगा। आप ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि मेरे सारी चीज़ें क्लियर है, मेरा आइल्स भी क्लियर है, मेरा CBT भी क्लियर है और मेरी सारी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, NMC पे मेरा जो चेक लिस्ट है वो सारी कंप्लीट है, तो मैं अप्लाई करूँ मुझे फ़ौरन जॉब मिल जाएगी। आपको नंबर ऑफ़ जॉब्स जो है वो उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें 100 ऑफ़ जॉब्स में अप्लाई करें तो आप एक्सपेक्ट करें हाँ मुझे 4 या 5 से कॉल आएगी, फिर उन 4-5 में से आपका इंटरव्यू होगा, उनमें से 2 से 3 रिजेक्ट भी हो सकते हैं, उसमें से किसी एक पे आपको जो है वो आंसर आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। दूसरा जो इसके अलावा मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो मेन मेरा मकसद था आज की वीडियो का, वो है ट्रैक जॉब्स के ऊपर। TRAC एक ट्रैक जॉब्स होती हैं जो कि NMC वाली वेब जो जॉब्स भी होती हैं वो भी ट्रैक जॉब्स पे ही होती हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं अगर आपने आइल्स नहीं किया, क्योंकि आइल्स का जो 7 बैंड है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है लेना, 7 ऑल। तो कुछ नर्सिस क्या होता है कि वो बैंड 3 और बैंड 2 और बैंड 4 के जो जॉब्स होती हैं उस पर अप्लाई करते हैं, जिसमें हेल्थ केयर असिस्टेंट, थिएटर सपोर्ट वर्कर, हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, हेल्थ केयर असिस्टेंट और सीनियर हेल्थ केयर असिस्टेंट, फिर इसमें ट्रैकियोस्टमी असिस्टेंट। अब ये जितने भी मैंने आपसे नाम शेयर किए हैं, ये आप जब ट्रैक जॉब्स पे जाके अपनी ID बनाएंगे उसमें आपकी एक CV बन जाएगी, ठीक है। उसमें फिर आप जॉब सर्च में जाके ये हेल्थ केयर असिस्टेंट की जॉब्स लिखेंगे, जिसमें हेल्थ केयर असिस्टेंट जॉब बहुत सारी लिस्ट लंबी आ जाएगी, इसमें आप अप्लाई करेंगे, फिर आपसे एक पूरी लिस्ट मांगेगा और फिर आप उस पर क्लिक करेंगे। इस ट्रैक जॉब्स के ऊपर अगर किसी को कोई समझ ना आए तो वो मेरे नए
अपनी मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे दूंगा ट्रैक जॉब्स की, जिसमें आप अपनी आईडी बना सकते हैं, आपकी एक सीवी बन जाती है, फिर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, आपकी सीवी डायरेक्ट उसके साथ हो जाती है। फिर आपको वहाँ से वही वाला प्रोसेस होगा कि इसमें आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली वो आप हेल्थ केयर असिस्टेंट की जॉब होगी जिसमें आप अप्लाई करोगे, आपको वहाँ से लेटर आएगा। बाकी प्रोसेस जो है आप इसमें आपका जो आइल्स है बैंड 4 और बैंड 5 तक भी आपका एक्सेप्टेबल होता है। फिर आप वहाँ पर जाके उस जॉब को कंटिन्यू करें, आप दोबारा से आइल्स करें और दोबारा अपना प्रोसेस कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ ये ट्रैक जॉब्स के ज़रिए हम लो बैंड्स में भी हेल्थ केयर असिस्टेंट की जॉब्स पे, ट्रैकियोस्टमी असिस्टेंट और ये इन्फेक्शन कंट्रोल असिस्टेंट, इन जॉब्स पे भी हम बैंड 3 और बैंड 4 के इस पे जा सकते हैं। कुछ लोग जो यहाँ पर आइल्स की वजह से फंसे हुए हैं वो ट्रैक के ज़रिए ट्रैक जॉब्स में जाके अप्लाई करके अपनी आईडी ईमेल बना के सारी चीज़ें करके अप्लाई कर सकते हैं। और इसके हवाले से, ट्रैक जॉब्स के हवाले से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आईडी प्रॉब्लम हो, इसमें किस तरह से अप्लाई करना है, क्या करना है, तो मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको 1 to all किस तरह से आईडी बनानी है और किस तरह से जॉब के लिए अप्लाई करना है और आपको फिर उसकी ईमेल किस तरह से आएगी, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।